इसमें अपन ने रूट पढ़ लिया है, स्टेम पढ़ लिया है, लीफ पढ़ लिया है, इवन अपन ने फ्लावर पढ़ लिया है। फ्लावर में कल अपन ने देखा था कि फ्लावर कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। क्यों उसे मॉडिफाइड शूट बोलते हैं वो भी देखा अपन ने, क्योंकि शूट में, नॉर्मल शूट में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, बट जब वो एपिकल मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाए तब उसको फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाए, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाए, तब उसको बोला जाता है कि वो मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में अपन ने देखा था। फिर इसके बाद मैंने एक शब्द पढ़ाया था जिसे बोला था इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस करके मैंने एक शब्द बताया था, और इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, तो इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज्ड है फ्लोरल एक्सिस में, इस चीज को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। दो अलग अलग टाइप के तुम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस देखा था। एक तुम लोगों ने देखा था रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक देखा था साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती है, और उसमें जो पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो उसमें एक्रोपेटल सक्सेशन देखा जाता है। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि नए फ्लावर टिप पे होता है और पुराने फ्लावर बेस पे होता है। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखा। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक फ्लावर टर्मिनेट कर जाता है और उसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसकी कंटिन्यू ग्रोथ नहीं होती है, और उसमें बेसी पेटल सक्सेशन दिखाया जाता है। बेसी पेटल सक्सेशन का मतलब ये है कि इसमें नए फ्लावर बेस पे होंगे और पुराने फ्लावर कहां पे होंगे, तो पुराने फ्लावर टिप पे होंगे। चलो, तो अपन ने इतना पढ़ा था, आज अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान देना। तो अब अपन फ्लावर की यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, देखेंगे फ्लावर की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और समझते हैं अपन इसके बारे में। तो चलो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फ्लावर की प्रॉपर्टीज पढ़ना अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर जो होता है ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का। क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर क्या है, तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का। क्यों फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म का, इसका रीजन बताता हूं मैं तुम लोगों को। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट इसीलिए क्योंकि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनाता है, तो एग की फॉर्मेशन करता है या एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि ये फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद करता है, इसलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की अपन बात करें वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गमेट बनते हैं और गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनता है और फिर आगे चल के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर। चलो अगले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो कल ही मैंने तुम लोगों को बताया था कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको स्टेमन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पिस्टिल बोलते हैं, फिर इसके बाद पेटल्स होता है, सेपल्स होता है और थैलेमस होता है। चलो तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये व्रोल क्या होता है, ये व्रोल्स क्या होता है, तो फ्लावर के पार्ट्स को बोला जाता है व्रोल्स। जैसे स्टेमन क्या है, फ्लावर का एक पार्ट है, फिर उसके बाद पिस्टिल क्या है, तो पिस्टिल भी फ्लावर का एक पार्ट है, फिर सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। तो जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर नोन एज व्रोल्स। फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, व्रोल्स बोला जाता है। चलो तो अगर अपन बात करें व्रोल्स की, तो देखो मैं नए नए नाम बताता हूं तुम लोगों को। तो एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार मैंने फ्लावर में तो कभी भी ये चीजों के नाम नहीं लिए मैंने।
फ्लावर जब भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया तो मैंने कभी भी तुम लोगों को नहीं बताया कि कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है। और ये मैंने क्या लिख दिया है, अपन बात कर रहे हैं फ्लावर की। तो फ्लावर में क्या पाया जाता है, फ्लावर में जो चीजें पाई जाती है, जो स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर होते हैं, वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको अपन स्टेमन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको पिस्टल बोलते हैं, फिर उसके बाद सेपल्स होते हैं और पेटल होते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो मैंने यहाँ पे इन चारों के बदले कुछ और नाम लिखे हैं। अब ये और नाम क्या है, चलो मैं बताता हूँ तुम लोग को, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, इधर ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से सुनोगे। तो अब अगर मैं बात करूं कैलेक्स की, तो कैलेक्स सेपल्स को बोला जाता है। अगर बात करूं कोरोला की, तो कोरोला पेटल्स को बोला जाता है। एंड्रोशियम स्टेमन को बोला जाता है, स्टेमेंस, और गाइनोशियम पेस्टिल्स को बोला जाता है। तो सभी लोग ध्यान दोगे। यहाँ पे देखो, अब मैं फ्लावर का एक डायग्राम दिखा देता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम देखो। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और नीचे की तरफ थैलेमस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है पेटल्स, और नीचे प्रेजेंट रहता है सेपल्स। चलो, तो ये बन गया अपना फ्लावर। तो देखो, इस पार्ट को अपन बोलते थे सेपल, इस पार्ट को अपन बोलते थे पेटल, ये वाला पार्ट जो है इसको अपन बोलते थे स्टेमन, और ये वाला पार्ट जो है इसको अपन बोलते हैं पिस्टिल। चलो, तो मेरे को पता है कि फ्लावर में जो चार इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं, वो चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है फ्लावर के, चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन से जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। तो एक होता है सेपल, एक होता है पेटल, एक होता है स्टेमन, और एक होता है पिस्टिल। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं, तो सारे जो सेपल्स प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर में, जितने भी सेपल्स प्रेजेंट रहते हैं, सारे सेपल्स को मिला के बोला जाता है कैलेक्स। तो सभी सेपल्स को मिला के कैलेक्स बोल सकते हो। तो तुम लोग सेपल्स के बदले कैलेक्स शब्द का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से सारे पेटल्स को मिला के बोला जाता है कोरोला। ये कोरोना नहीं है, कोरोला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना ये शब्द इंपॉर्टेंट है। और जब तुम लोग अब पेपर में लिखोगे, तो तुम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे, 10वीं तक के ये पढ़ा है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल। बट अब क्योंकि 11th में तुम लोग थोड़ा हायर एजुकेशन है, तुम्हारा जो स्टडी है वो थोड़ा बढ़ गया है, तो अब तुम लोगों को ये टर्म्स यूज नहीं करना है। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यूज नहीं कर सकते, बट इसके बदले तुम लोग दूसरे शब्द यूज करोगे। और कौन सा शब्द यूज करोगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कभी भी कोई भी खड़ा होकर तुम लोगों से पूछ ले कि व्हाट इज कैलेक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कैलेक्स सेपल्स को बोला जाता है। फ्लावर में जितने भी सेपल्स प्रेजेंट रहते हैं उन सेपल्स को मिला के कैलेक्स बोला जाता है। व्हाट इज कोरोला, तो जितने भी पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं उन सब पेटल्स को मिला के कोरोला बोला जाता है। उसी तरीके से जितने भी स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस को मिला के एंड्रोशियम बोलते हैं, और पिस्टिल्स को गाइनोशियम बोला जाता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्लावर की, और फ्लावर के पार्ट्स को व्होल बोला जाता है। चलो, तो अपन आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। अब तुम लोग देख रहे होंगे कि फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो फ्लावर में पिस्टिल है, स्टेमन है, पेटल है, सेपल है। मैंने एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया। कौन सा चीज छोड़ दिया, एक ये बल्जी पार्ट, ये वाला जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको डार्क कर देता हूं मैं, ये वाला डार्क वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट को मैंने छोड़ दिया। इस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस, इस पार्ट को कहा जाता है थैलेमस, या फिर इसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है थैलेमस, या फिर तुम लोग इसको बोल सकते हो रिसेप्टेकल। चलो, तो अपन पढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं अपन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इन फ्लावर there is a swollen structure, called thalamus, called thalamus or receptacle। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लावर में एक स्वोलन स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस, या फिर इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिसेप्टेकल। इसके आगे भी लिख रहा हूं मैं, इसके आगे लिख दूंगा विच इज प्रेजेंट एट वन एंड, विच इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द पेडिसेल, अब ये पेडिसेल क्या है, पेडिसेल है यहाँ पे, ठीक है, पेडिसेल।
चलो तो मैं तुम लोगों को ये पॉइंट समझा के देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्लावर में एक स्वोलन पार्ट पाया जाता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसी फूले हुए स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसी स्वोलन पार्ट को बोला जाता है थैलेमस। इसको तुम लोग थैलेमस बोल सकते हो, या फिर इसको तुम लोग बोल सकते हो रिसेप्टेकल। इसे थैलेमस बोल सकते हैं या रिसेप्टेकल बोल सकते हैं। तो ये फ्लावर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर इसके बाद मैं बात करूं कि ये रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस कहां पाया जाता है, तो तुम लोगों को दिख रहा है ये एक डंडी दिख रही है, एक डंडी, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डंडी। जब भी अपन फूल खरीदते हैं, जैसे मान लो मैंने एक रोज का पेड़, रोज का फूल खरीदा, कहीं से भी मैं मार्केट गया, वहां पे एक रोज बेच रहा था एक आदमी, मैंने रोज का फूल खरीद लिया। अब जब मैं रोज का फूल खरीदूंगा तो मैं रोज को पकड़ूंगा कैसे, उसकी एक डंडी होती है, डंडी जिससे अपन उसको पकड़ते हैं। अरे फूल ऐसा होता है, ये इस तरीके का फूल होता है, इस तरीके का फूल होता है, अपन एक डंडी से उसको पकड़ते हैं, इस डंडी से उसको पकड़ते हैं, और ये जो डंडी होती है, इस पर्टिकुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है पेडिसेल, इस स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है पेडिसेल। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में एक स्वोलन पार्ट पाया जाता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी फूले हुए स्ट्रक्चर को या उसी स्वोलन पार्ट को अपन बोलते हैं थैलेमस, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं रिसेप्टेकल। थैलेमस बोलो या रिसेप्टेकल बोलो, एक ही बात है, दोनों शब्द एक ही चीज के लिए यूज करते हैं। तो उसको थैलेमस बोल सकते हैं, रिसेप्टेकल बोल सकते हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो ये पेडिसेल के एक एंड पे प्रेजेंट रहता है। जैसे ये डंडी है फ्लावर की, तो इस डंडी पे एक एंड पे प्रेजेंट है, ये एक एंड, ये मान लो डंडी है और इस जगह पे वो स्वोलन पार्ट प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस डंडी के एक एंड पे वो स्वोलन पार्ट प्रेजेंट है। तो बोलो क्या तुम लोगों को फ्लावर के पॉइंट समझे है, बोलो क्या ये फ्लावर के पॉइंट समझे क्या तुम लोगों को, बोलो सभी लोग बोलो, क्या फ्लावर के तुम लोगों को ये पार्ट समझे है। लक्ष्मी बोल रही है, लक्ष्मी बर्थडे बोल रही है, सर सर सर। मीनल तलवेकर बोल रही है, सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, सर वीडियो अटक रहा है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। दो मिनट रुक जाओ। ये पूरा मतलब ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, बच्चों को नहीं दिख रहा है, बस इसमें ठीक दिख रहा है। मीटिंग मेरा नेट से चालू है, हाँ मैं मोबाइल डाटा से चला रहा हूँ। इससे चलाइए ना, इसका वाईफाई बंद करिए, इसका डाटा चालू कीजिए। हाँ आप थोड़ा क्लियर है, इसलिए वाईफाई कर रहा हूँ, ब्लर दिख रहा है। बहुत क्लियर है। चलो अब क्लियर दिख रहा है क्या तुम लोगों को, बोलो क्या तुम लोगों को अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड, सभी लोगों को क्या क्लियर दिख रहा है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलो तो अपन क्लास फिर से सुनो, अपन ये पॉइंट्स मैं तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोग बता दे। देखो क्या होता है, मेरा मोबाइल इधर रखा रहता है नीचे बेंच पे, यहाँ पे एक बेंच है उस पे मेरा मोबाइल रखा रहता है और मैं इधर समझाने में लगा रहता हूँ, तो पता नहीं चलता है कि तुम लोग बोल क्या रहे हो या फिर क्या क्लियर कर रहे हो। तो थोड़ा ध्यान दिया कर, मोबाइल में अगर कोई मैसेज आता है, बच्चे लोग कोई मैसेज करते हैं तो बताया कर कि हाँ इनने किसी ने मैसेज किया है। चलो तो अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, इधर ध्यान देना, मैं 2 मिनट में फिर से समझा देता हूँ, इधर ध्यान दो। देखो तो यहाँ पे अपन लोग फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लावर का सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर को बोला जाता है कि फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। क्यों रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट क्योंकि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गमेट बनाता है जो कि पोलन ग्रेन के अंदर होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल गमेट बनाता है जिसे अपन एग बोलते हैं, और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद करता है, इसलिए उसको रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म बोला जाता है। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे पता है किस तरीके की रिप्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है।
क्योंकि फ्लावर क्या कर रहा है, फ्लावर गमेट्स बना रहे हैं। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गमेट बना रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल गमेट बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे गमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन कि फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में गमेट बनाते हैं, गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और आगे चल के एक नए सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट कि फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का। सेकंड पॉइंट कि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है एंजियोस्पर्म में। अब थर्ड पॉइंट के बारे में मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। फ्लावर में 4 अलग अलग टाइप के कौन से रोल्स होते हैं। चलो तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। फ्लावर में 4 अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये रोल मतलब क्या होता है। तो फ्लावर का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज रोल। फ्लावर के पार्ट को ही रोल बोला जाता है। जैसे मैंने कहा कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलूंगा मैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक रोल है। फ्लावर में पेटल प्रेजेंट है, फ्लावर में सेपल प्रेजेंट है, तो पेटल और सेपल क्या हो गए, रोल हो गए। तो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उन पार्ट को रोल बोला जाता है। चलो तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड के रोल प्रेजेंट रहते हैं, मतलब फ्लावर में 4 डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ये पार्ट होते हैं, चलो तो यहाँ पे मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखेंगे। इसमें कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो एक दिखेगा पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक दिखेगा स्टेमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक दिखेगा पेटल और एक दिखेगा सेपल। तो इस तरीके से तुम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे। बट अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कैलेक्स, फिर लिखा है कोरोला, फिर लिखा है एंड्रोशियम और फिर लिखा है गाइनोशियम। इससे मतलब ये है कि कैलेक्स का मतलब होता है पूरे सेपल्स, जितने भी सेपल्स इस फ्लावर में प्रेजेंट है सारे सेपल्स को मिला के अपन कैलेक्स बोल सकते हैं। जितने भी पेटल्स इस फ्लावर में प्रेजेंट है सारे पेटल्स को मिला के अपन कोरोला बोल सकते हैं। उसी तरीके से स्टेमेंस को एंड्रोशियम बोला जाता है और पिस्टिल को गाइनोशियम बोला जाता है। तो ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। कौन से ये 4 स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रक्चर है कैलेक्स, एक है कोरोला, एक है गाइनोशियम। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। What kind of test will you perform to find out whether the plant is homozygous dominant or heterozygous dominant? अब इधर आ जा। देख मान ले एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट मान ले डोमिनेंट है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे जिससे तुमको पता चल जाए कि ये डोमिनेंट होमोजाइगस है या फिर ये हेट्रोजाइगस है। होमो का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि टॉल एक कैरेक्टर है। अगर मैं बोलता हूँ टॉल होमोजाइगस तो ये कैपिटल टी लिख दूंगा। और अगर मैं बात करूंगा हेट्रोजाइगस की तो हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूंगा। तो होमो हो गया कैपिटल टी, हेट्रो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्लांट अगर डोमिनेंट है तो तुम कैसे पता करोगे। जैसे मान ले मेरे सामने एक पेड़ रखा हुआ है और वो पेड़ मेरे सामने रखा हुआ है, वो मेरे को बड़ा दिख रहा है। क्योंकि वो मेरे को बड़ा दिख रहा है तो मेरे को पता चल गया कि वो एक टॉल ट्री है, ठीक है। बट मेरे को उसके अंदर क्या जीन्स प्रेजेंट है वो मेरे को पता नहीं चलेगा कि वो होमोजाइगस है कि वो हेट्रोजाइगस है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिससे पता चल जाए कि ये होमोजाइगस ट्री है या फिर हेट्रोजाइगस है। चलो तो अपन अपनी क्लास को वापस कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग ध्यान देना, वो थोड़ा सा टेस्ट चल रहा है ऊपर तो बच्चे को कंफ्यूजन था, वो बताया मैंने। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें फ्लावर की तो फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे अपन ने कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। इसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या ये 4 डिफरेंट पार्ट है, तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलेक्स बोला जाता है सेपल को, सारे सेपल्स को मिला के कैलेक्स बोला जाता है। सारे पेटल्स को मिला के कोरोला बोला जाता है। स्टेमेंस को एंड्रोशियम बोला जाता है और पिस्टिल को गाइनोशियम बोला जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के। अब अगर तुम लोगों ने फ्लावर देखा होगा तो फ्लावर में देखो ये एक स्वोलन सा थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो फूला हुआ स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्वोलन स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेमस, या फिर इसके बदले तुम लोग इसको बोल सकते हो रिसेप्टेकल। तो ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर तुम लोगों को, जिसको मैंने ऐसा लाइन करके बनाया है, तो ये वाला जो स्वोलन स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिख रहा है, दिस स्वोलन स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस। इसको थैलेमस बोलते हैं या फिर इसको रिसेप्टेकल बोला जाता है। अब अगर मैं थैलेमस या रिसेप्टेकल की बात करूं तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। तुम सभी बच्चों ने रोज का प्लांट देखा होगा।
रोज का प्लांट देखा है, उसमें रोज का फ्लावर भी दिखाऊंगा तुम लोगों ने। अब जब भी मैं फ्लावर तोड़ता हूं प्लांट से, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक डंडी सहित फ्लावर तोड़ता हूं ताकि मैं फ्लावर को पकड़ सकूं। तो वो जो डंडी होती है ना, जिसके सहित अपन फ्लावर को तोड़ते हैं, दैट पर्टिकुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, या उस डंडी को पता है क्या बुलाता है, उस डंडी को बुलाता है पेडिसल। दो फ्लावर, जैसे मेरे पास ये फ्लावर है, मान लो मेरे पास मान लो ये फ्लावर है, ऊपर की तरफ फ्लावर ऐसा खिला हुआ है, ये मेरे पास फ्लावर है। तो जिस डंडी से मैं फ्लावर को पकड़ रहा हूं, उस डंडी को बोला जाता है पेडिसल, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेडिकल। ठीक है, अब पेडिसल उसको बोला जाता है। अब होता क्या, मैं तुम लोगों को एक और चीज बताता हूं। तो ये मान लो मेरा फ्लावर है, ऊपर की तरफ फ्लावर खिला हुआ है। तो ये जो डंडी है, इसके डंडी पे एक एंड, ये उसका एक एंड हो गया, ये उसका दूसरा एंड हो गया। तो एक एंड पे फूला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, और इसी फूले हुए, इसी स्वोलन स्ट्रक्चर को थैलेमस बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लावर के। बोलो क्या तुम लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर है? बोलो सभी लोग, बोलो क्या तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? चलो, अगर तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर है तो अपन अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं, और आगे चल के अपन इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इधर ध्यान दो सभी लोग, इधर ध्यान देना। अब अगर मैं बात करूं कैलेक्स और कोरोला की, जैसे मैंने बताया कि फ्लावर में, इधर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और तुम्हारे लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर के 4 पार्ट है। कौन से 4 पार्ट है? एक है कैलेक्स, एक है कोरोला, एक है एंड्रोशियम, एक है गाइनोशियम। कैलेक्स मतलब सेपल, कोरोला मतलब पेटल, एंडोशियम मतलब स्टेमन, गाइनोशियम मतलब पिस्टिल। तो ये 4 पार्ट होते हैं किसके? फ्लावर के। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, ये चारों पार्ट जो रहते हैं, ये चारों के चारों पार्ट रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते, ये चारों पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। मैं बताता हूं कैसे। अब तुम लोगों को मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। ये एंड्रोशियम जो होता है, इसको अपन स्टेमन बोलते हैं, और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गाइनोशियम जो होता है, इसको अपन पिस्टिल बोलते हैं, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेरे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम है। तो ये जो 2 पार्ट मेरे पास प्रेजेंट है, ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये आगे चल के क्या करेगा? मेल गमेट बनाएगा, जिसे अपन पोलन ग्रेन बोलेंगे। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट होते हैं। और ये जो गाइनोशियम है, जिसको अपन पिस्टिल बोल रहे हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे हैं, ये आगे चल के फीमेल गमेट के फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बट अगर मैं बात करूं कैलेक्स और कोरोला की, तो कैलेक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, बट इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करते हैं? चलो मैं बताता हूं इनडायरेक्टली हेल्प कैसे करते हैं। अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि तुम लोगों ने फ्लावर देखा है, और तुम लोगों ने अगर फ्लावर को सही तरीके से देखा है, तो पूरे अपने अर्थ पे या फिर अपने लोकेलिटी में, जिस भी जगह पे अपन यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अगर तुम लोग फ्लावर देखोगे तो अलग अलग कलर के एकदम मस्त एक से एक फ्लावर है, अलग अलग कलर के फ्लावर है। अब तुम लोग को ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि इतना अच्छा अट्रैक्टिव कलर क्यों है? तुम लोग पता है, अब मैं बताता हूँ, एक रीजन बताता हूँ तुम लोगों को। मान लो मैं नॉर्मली मेरे घर से निकला, कोचिंग के लिए निकला मैं घर से, मेरे को रास्ते में 2 फूल के पेड़ मिले, मेरे को दोनों फूल बहुत अच्छे दिख रहे थे, उनका कलर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो फूल तोड़ लिया, मेरे पास रख लिया। तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को उस फूल का कलर बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो मेरे को अट्रैक्टिव लगा, मैंने वो फूल को तोड़ लिया, मेरे पास रख लिया। अब पता है कलर का पर्पस क्या रहता है, फ्लावर इतना कलरफुल क्यों होता है? तो इसका रीजन बताता हूँ। फ्लावर इतना कलरफुल इसीलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। किसको अट्रैक्ट कर सके? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अब जैसे मान लो मेरा हाथ फ्लावर है, और ये जो मैंने पेन रखा है, ये पेन एक इंसेक्ट है। अब मान लो ये फ्लावर बहुत अच्छा दिखने वाला फ्लावर है, येलो कलर का, कोई एकदम ब्राइट येलो कलर का फ्लावर है, बहुत खिला हुआ फ्लावर है और मस्त दिख रहा है। क्या होगा, इंसेक्ट इस फ्लावर को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा। इंसेक्ट को लगेगा कि इतना अच्छा फ्लावर है, चलो अपन क्या करते हैं, चलो इंसेक्ट को लगेगा, भगवान, इंसेक्ट को लगेगा कि ये बहुत अच्छा फ्लावर है, तो इंसेक्ट उस फ्लावर के पास जाएगा। और जब इंसेक्ट उस फ्लावर के पास जाएगा तो पता है क्या करेगा, इंसेक्ट उस फ्लावर को मदद करेगा पॉलिनेशन के लिए। अब पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, मैं तुम लोगों को पॉलिनेशन भी बताता हूं। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर जो होते हैं, ये हो गया एंथर, ये हो गया एंथर। ये एंथर क्या करते हैं, ये आगे चल के पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्या करते हैं, ये आगे चल के पोलन ग्रेन बनाते हैं। और ये होता है स्टिग्मा,
ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, इस पार्ट को अपन बोलेंगे स्टिग्मा। तो क्या होता है, एंथर ने पोलन ग्रेन बनाया, ये पोलन ग्रेन जाके लैंड करता है स्टिग्मा पे, और जब पोलन ग्रेन जाके लैंड करता है स्टिग्मा पे, तब जाके यहाँ पे मेल गमेट्स पहुंचते हैं फीमेल गमेट के पास। तो ये जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन का यहाँ से निकलना और जाके स्टिग्मा पे लैंड करना, ये प्रोसेस करवाते हैं इंसेक्ट्स, ये प्रोसेस करवाते हैं इंसेक्ट। अब मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। तो मैंने पता है, मान लो मेरा एक खेत है, खेत में मान लो बहुत एक ऐसा पेड़ होगा जिसके बहुत अच्छे फ्लावर है। अब क्या हुआ, तो उसके फ्लावर बहुत अच्छे हैं, तो उधर से क्या होगा, एक मधुमक्खी अट्रैक्ट होकर उस फ्लावर के पास आएंगी। जैसे ही वो उस फ्लावर के पास आएंगी, मधुमक्खी थोड़ा बहुत उसमें भिनभिनाएंगी, अंदर जाके उस पर बैठेंगी, नेक्टर कलेक्ट करेगी। जब वो नेक्टर कलेक्ट करेगी तो उसके पैर में पता है क्या होगा, उसके पैर में उस फ्लावर के पोलन ग्रेन लग जाएंगे। मधुमक्खी के पैर में उस फ्लावर के पोलन ग्रेन लग जाएंगे। फिर अब क्या होगा, मधुमक्खी का पेट भर गया, वहां से मिल गया उसको नेक्टर, वो वहां से निकलेंगी और वहां से कहीं पे भी घूमते घूमते जाएंगी, फिर से उसको कोई दूसरा फ्लावर दिखेगा और वो जाके बैठ जाएंगी उस फ्लावर पे। तो क्या हुआ, मधुमक्खी सबसे पहले इस फ्लावर पे आई, यहाँ पे जब वो बैठी तो उसके पैर में पोलन ग्रेन लग गया, और अब वो पोलन ग्रेन लेके वो कहां चली गई, दूसरे फ्लावर के पास चली गई। तो यहाँ पे उसने क्या किया, पॉलिनेशन में मदद किया। अब एक चीज बताता हूं, अगर फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होते, अगर फ्लावर कलरफुल नहीं होते, तो पता है क्या होता, इंसेक्ट्स उसमें अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो पाते तो पता है क्या होता, पॉलिनेशन कभी हो ही नहीं पाती। इंसेक्ट देखो, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं। इंसेक्ट के अलावा भी पॉलिनेशन होता है, हवा के कारण पॉलिनेशन होता है। मान लो फ्लावर है मेरा ऐसा खिला हुआ है, हवा आई, हवा के कारण पोलन ग्रेन उड़े, उड़ते उड़ते गए किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड हो गए, हवा के कारण पॉलिनेशन होता है। बट अगर मैं बात करूं हवा के कारण जो पॉलिनेशन होता है, ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि हवा के कारण जो पॉलिनेशन हुआ, ये 100% चांसेस है कि वो जाके फ्लावर के ऊपर ही लैंड करेंगे। अगर वहां जम के हवा चली, तो जम के हवा चलने के कारण क्या होगा, पोलन ग्रेन किधर भी उड़ के जा सकते हैं। इसीलिए इंसेक्ट्स को माना जाता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और एक और चीज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, कि इसीलिए फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं वो एकदम कलरफुल होते हैं। रोज के फ्लावर को देख लो तुम, रोज के फ्लावर में इतनी सारी वैरायटी मिलेगी तुम लोगों को, येलो रोज मिलेगा, रेड रोज मिलेगा, पिंक रोज मिलेगा, अलग अलग। आजकल तो ब्लैक रोज डेवलप कर लिया है। तो ये जो डेवलपमेंट है फ्लावर में, अगर मैं बात करूं पेटल्स की, तो पेटल्स का एक इंपॉर्टेंट काम है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, और जब इंसेक्ट फ्लावर में अट्रैक्ट होगा तो 110% चांसेस रहेंगे वहां पे, या मैक्सिमम चांसेस वहां पे क्या रहेंगी कि पॉलिनेशन हो जाए। तो ये हो गया अपना फ्लावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखोगे कि सेपल्स को कैलेक्स बोला जाता है, पेटल्स को कोरोला बोला जाता है, स्टेमेंस को एंड्रोशियम बोला जाता है, और पिस्टिल को गाइनोशियम बोला जाता है। तो ये टर्म्स तुम लोगों को क्लियर होने चाहिए कि कभी भी कोई भी अगर पूछ रहा है व्हाट इज स्टेमेन, तो स्टेमेन क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। उसके बदले कौन सा शब्द मैं यूज कर सकता हूं, तो उसके बदले एक और शब्द मैं यूज कर सकता हूं जिसको मैं बोल दूंगा एंड्रोशियम। तो बोलो, क्या तुम लोगों को जितना भी मैंने तुम लोगों को बताया है या समझाया है, क्या ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? बोलो, अभी तक की जितना भी समझाया है, क्या ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? चलो, अगर ये क्लियर है तुम लोगों को तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपन आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और अब अपन आगे का पार्ट पढ़ते हैं। इसीलिए पता है यहाँ पे बच्चों को क्या लग रहा है कि वहाँ कैमरे है, तो मस्त चीटिंग कर रहे हो लोग। देख लिए तुम सब लोग। चलो, तो अब पता है, मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब अपन कैलेक्स और कोरोला के बारे में बात करते हैं। कैलेक्स और कोरोला को एसेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। तो चलो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि कैलेक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। चलो, इस पॉइंट का मतलब समझते हैं, देखते हैं इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैलेक्स और कोरोला जो है ये प्लांट का सिर्फ एसेसरी पार्ट है।
एसेसरी पार्ट का मतलब पता है क्या है? चलो मैं बताता हूँ एसेसरी पार्ट के बारे में। जैसे मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूं, ह्यूमंस के लिए एसेसरी पार्ट क्या है? उसके लिए फूड, क्लॉथ, वाटर, ये सब उसके एसेसरी पार्ट्स है या फिर एसेसरी चीजें हैं कि मेरे को रोज फूड की जरूरत पड़ेगी, रोज पानी की जरूरत पड़ेगी, रोज मेरे को कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो ये मेरे लिए एसेसरी चीज है। उसी तरीके से अगर मैं फ्लावर की बात करूं, एसेसरी स्ट्रक्चर बोला गया है कैलेक्स और कोरोला को। देखो ये जो कैलेक्स और कोरोला है ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ये इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे? तो सुनो अब मैं बताता हूं क्या होता है कि एक फ्लावर मान लो जैसे उगा हुआ है कहीं पे भी, अगर उस फ्लावर के अट्रैक्टिव सेपल्स और पेटल्स है तो क्या होगा? उधर से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, और अगर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कैलेक्स और कोरोला को एसेसरी पार्ट बोला जाता है अपने फ्लावर का। और रही बात एंड्रोशियम और गायनोशियम की, तो एंड्रोशियम और गायनोशियम को अपन मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट मान सकते हैं। क्यों मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट मान सकते हैं? इसका रीजन बताता हूं मैं। इसका रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं मेल गमेट की, तो मेल गमेट बना रहा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है एंड्रोशियम। बात करो फीमेल गमेट की, तो फीमेल गमेट बना रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है गायनोशियम। तो ये चीज क्लियर कर लो, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पता है क्वेश्चंस में ये लोग पता है क्या कर देते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स कौन से हैं और फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो तुम लोगों को समझाते हुए आना चाहिए। चलो तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? तो अपना नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिख दूंगा कि एंड्रोशियम एंड गायनोशियम are the main reproductive organs, are the main reproductive organ। चलो तो ये हो गया अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अपन आगे के पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। चलो आगे का जो एक पॉइंट बता रहा हूं ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलो इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो इसको समझते हैं। पता है क्या होता है, कुछ फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो कुछ फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेपल्स और पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब सेपल और पेटल आपस में जुड़े हुए होते हैं तब इन लोगों के लिए एक नया शब्द यूज किया जाता है, और ये जो नया शब्द है इसको बोला जाता है टेपल। तो टेपल क्या है? तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, भले ही ये पता है एक एक पॉइंट है फ्लावर का, बट फिर भी इन पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने एक नया शब्द बताया तुम लोगों को, इस नए शब्द का नाम क्या है? इस नए शब्द का नाम है टेपल। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज टेपल, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि कुछ फ्लावर्स में, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब सेपल्स और पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेपल। तो ये याद रखोगे तुम लोग। चलो अपन टेपल के बारे में लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इन सम फ्लावर्स कैलेक्स एंड कोरोला। देखो मैं यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूं, मैं सेपल्स और पेटल के बदले उन लोगों का दूसरा नाम यूज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने कैलेक्स यूज किया और कोरोला यूज किया है, तो ये शब्द क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैलेक्स किसको बोल रहे, कोरोला किसको बोल रहे। तो याद रख लेना कि सेपल्स और पेटल्स के बदले अपन उनके लिए कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, और वो शब्द है कैलेक्स एंड कोरोला। चलो तो मैं लिख सकता हूं इन सम फ्लावर कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। अभी डिस्टिंक्ट शब्द का मतलब क्या होता है, चलो ये समझाता हूं मैं। आर नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि सेपल्स और पेटल्स जो होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, वो एक साथ जुड़े हुए होंगे, और जब सेपल्स और पेटल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं तब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है या फिर तब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेपल। तो यहाँ पे टेपल याद रखोगे। टेपल के बदले एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको पेरियंट बोल सकते हो तुम लोग, पेरियंट। चलो तो ये चीज याद रखो, व्हाट इज टेपल और व्हाट इज पेरियंट। तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, कुछ फ्लावर्स में सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तब अपन यहाँ पे टेपल या फिर पेरियंट शब्द यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसका एग्जाम्पल है लिली। लिली का अगर तुम लोग फ्लावर देखोगे तो लिली के फ्लावर में पता है कैलेक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। चलो तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। अब पता है तुम लोगों को बताता हूं मैं, तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने कुछ शब्द तुम लोगों को बताया, जैसे हर्माफ्रोडाइट।
हर्माफ्रोडाइट करके एक शब्द बताया तुम लोगों को, इसके बदले मैंने बाइसेक्सुअल शब्द बताया है, या फिर मैंने मोनोशियस शब्द बताया है। अब ये तीनों जो मैंने वर्ड का यूज किया है, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस, ये तीनों शब्द क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों शब्द क्या बताते हैं अपने को? तो ये तीनों शब्द अपने को ये बताते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, तब अपन इस कंडीशन को बोलेंगे बाइसेक्सुअल कंडीशन। या फिर इसके बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट शब्द यूज कर सकते हैं, या फिर अपन लोग क्या यूज कर सकते हैं, मोनोशियस शब्द यूज कर सकते हैं। तो चलो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बाइसेक्सुअल। कि बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल के लिए एक और शब्द यूज कर सकते हो तुम लोग, हर्माफ्रोडाइट, या फिर एक और शब्द यूज कर सकते हो तुम लोग, मोनोशियस। चलो तो क्या लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस, ये तीनों शब्द का मतलब एक ही होता है कि एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा। चलो तो अपन बायोशियस, देखो ये शब्द याद रखना, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। चलो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि बोथ एंड्रोशियम and gynoecium, both androecium and gynoecium is present in a flower। तो एक ही फ्लावर में जब एंड्रोशियम और गायनोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट है, तब तुम लोग यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हो बाइसेक्सुअल, या फिर शब्द यूज कर सकते हो हर्माफ्रोडाइट, या फिर तुम लोग शब्द यूज कर सकते हो मोनोशियस। चलो तो ये हो गया अपना अगला टॉपिक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तुम लोगों को बताता हूँ। अब पता है, ये तो मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बात किया है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। मान लो मेरे पास फ्लावर है, उसमें सिर्फ स्टेमन दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेल फ्लावर है। और मेरे पास मान लो फ्लावर है, उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मैं बोल दूंगा ये फीमेल फ्लावर है। तब उस कंडीशन को क्या बुलाता है, तो उस कंडीशन को बुलाता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो यूनिसेक्सुअल शब्द यूज कर सकते हो, या फिर वहां पे तुम लोग एक और शब्द यूज कर सकते हो जिसको डायोशियस बोल सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअल, या फिर तुम लोग यहाँ पे एक नया शब्द यूज कर सकते हो। इस शब्द को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो तुम लोग डायोशियस। चलो अब ये यूनिसेक्सुअल और डायोशियस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आइदर ओनली स्टेमन और पिस्टिल is present in the flower, तो फ्लावर में अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट रहता है या फिर सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट रहता है, तब इस कंडीशन को अपन बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन, या फिर इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं डायोशियस कंडीशन। तो यहाँ पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में क्लियर किया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा अपन ने, तो मैंने बताया तुम लोगों को कि कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं, इन लोगों को एसेसरी पार्ट्स बोला जाता है फ्लावर का। एसेसरी पार्ट्स का मतलब है कि ये जरूरत के पार्ट होते हैं। क्यों जरूरत के पार्ट, क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन करवाने में थोड़ी दिक्कत होगी, फ्लावर को प्रोटेक्शन में दिक्कत होगी, या फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी। तो ये कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं। बट अगर मैं बात करूं एंडोशियम और गायनोशियम की, तो एंडोशियम और गायनोशियम जो होते हैं ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसीलिए होते हैं क्योंकि ये मेल गमेट और फीमेल गमेट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर अपन ने अगला पॉइंट देखा टेपल के बारे में या फिर पेरियंट के बारे में। तो व्हाट इज टेपल, व्हाट इज पेरियंट, तो मैं बोल सकता हूं कि टेपल या फिर पेरियंट फ्लावर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब सेपल्स और पेटल्स एक साथ जुड़े हुए हो। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लावर है, लिली इसका एग्जांपल है लिली। कभी भी तुम लोग लिली का फ्लावर देखोगे ना, तो उसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और क्योंकि सेपल्स और पेटल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तब इस स्ट्रक्चर को टेपल बोल सकते हो, या फिर तब दोनों के स्ट्रक्चर को पेरियंट बोल सकते हो। फिर इसके बाद अगला पॉइंट तुम लोगों ने देखा बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस। क्या होता है बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस का मतलब, तो मैं बोल सकता हूं बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस का मतलब ये होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। मतलब एक ही फ्लावर मेल गमेट भी बना पाएगा और फीमेल गमेट भी बना पाएगा।
फिर अपन ने अगला शब्द देखा यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस, और यूनिसेक्सुअल और डायोशियस का मतलब ये होता है कि एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। बोलो क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है तुम लोगों को? बोलो क्या ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों को क्लियर है? समझे सभी लोगों को? बोलो सभी लोग बोलो, ये पॉइंट्स क्लियर है तुम लोगों को? चलो अगर ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर है तो अपन इसको मिटाते हैं और अपन आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान देना, मैं इसको मिटा देता हूँ और अब अपन आगे का पढ़ेंगे। सभी लोग देखो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे के पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसको बोला जाता है सिमेट्री। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा सिमेट्री की। अब पहले तो एक चीज तुम लोगों को बता देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना तुम लोग, कि तुम लोगों को याद है जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तब भी मैंने तुम लोगों को सिमेट्री बताया था। एनिमल किंगडम में भी अपन ने सिमेट्री पढ़े थे, 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्री पढ़े थे। असिमेट्री पढ़ा था, एक पढ़ा था बायलैटरल सिमेट्री और एक पढ़ा था रेडियल सिमेट्री। असिमेट्री का मतलब होता है कि तुम लोगों के पास जो, मान लो तुम लोगों के पास जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको अगर किसी भी प्लेन से कट करो तो वो इक्वल हाफ में कट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल असिमेट्री, मेरे पास मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूं, कोई भी प्लेन से, जैसे इस प्लेन से कट करता हूं, तो बोलो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ? क्या नहीं हुआ। अगर इस प्लेन से कट करूं तो बोलो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। इधर से कट करूं, किधर से भी अगर मैं, अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अपन कोई भी प्लेन से कट करो और वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा हो, तब इस कंडीशन को बोला जाता है असिमेट्री। क्या बोला जाता है इसको? असिमेट्री बोला जाता है। याद रखना, ध्यान से समझना। फिर इसके बाद मैं बताता हूं बायलैटरल सिमेट्री के बारे में। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जिसको अपन एक प्लेन से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं इसको एक प्लेन, ये वाले प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से अगर इसको कट करता हूं तो क्या होगा? ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बोलो क्या ये चीज क्लियर है? तब इस टाइप की सिमेट्री को बोलेंगे अपन बायलैटरल सिमेट्री। और ये जो सिमेट्री थी, इस सिमेट्री को अपन बोलेंगे असिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। डेफिनेशन क्या है बायलैटरल सिमेट्री की? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपन एक प्लेन से कट करते हैं और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तब इस कंडीशन को बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और लास्ट होता है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी, लास्ट जो होता है, इसका नाम है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है, चलो इसके बारे में बताता हूं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तुम्हारे पास और उसको तुम कोई से भी प्लेन से कट करो, वर्टिकल कट करो, हॉरिजॉन्टल कट करो, स्लैंटिंग कट करो, कैसा भी उसको कट करो, उसको 2 इक्वल हाफ में मिलेगा। इसका एग्जांपल बताता हूं, देखो इसका एग्जांपल, सर्कल देख लो तुम लोग। सर्कल को तुम लोग इधर से ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, ये क्या होगा? ये सर्कल मेरे को कोई भी प्लेन से अगर मैं इसको कट करूं तो क्या होगा? ये मेरे को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने तुम लोगों को ये 3 अलग अलग टाइप की सिमेट्री के बारे में पढ़ा चुका हूं। कोई भी ये मत बोलना कि ये अपन ने पढ़ा नहीं है, ये मैंने एनिमल किंगडम में ही तुम लोगों को पढ़ा दिया था कि ऑर्गेनिज्म को अपन उनके सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर अपन उसको किसी भी प्लेन से काट रहे हैं और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, तब इसको अपन बोलेंगे असिमेट्री। अगर अपन उसको एक प्लेन से डिवाइड कर पा रहे हैं 2 इक्वल हाफ में, तब इसको अपन बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और अगर उसको कोई भी प्लेन से अपन कट कर रहे हैं और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, तब इसको बोलेंगे अपन रेडियल सिमेट्री। तो बोलो क्या ये 3 टाइप की सिमेट्री तुम लोगों को पता है? समझिएगा ये 3 टाइप की सिमेट्री तुम लोगों को, हाँ नहीं बोलो, फटाफट बोलो। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है तुम लोगों को समझे। तो अब अपन इस सिमेट्री से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं और अब अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो चलो तो अब अपन सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान दो। चलो सिमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज अबाउट सिमेट्री। अपन यहाँ पे सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। चलो तो सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज होती है। क्या ये 3 टाइप की सिमेट्री होती है? तो एक होता है जिसको बुलाता है असिमेट्री।
एक होता है जिसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। देखो यहाँ पे रेडियल नहीं लिख रहा हूं, मैं दूसरा नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो अगला होता है इसको बोलते हैं अपन एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और जो तीसरा होता है इसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। चलो इन तीनों के बारे में बताता हूं। असिमेट्री का मतलब है कि यहाँ पे इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान दो। सिमेट्री के बारे में मैं अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिमेट्री जो होती है वो 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्री होती है। क्या क्या 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्री होती है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है असिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार मैंने तो यहाँ पे कुछ और नाम बताए थे और लिखा मैंने कुछ और। मैंने तुम लोग को बताया एक्टिनोमॉर्फिक, मैंने तुम लोगों को बताया असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। मैंने ये 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्री बताया, पर मैंने यहाँ पे लिखा क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है असिमेट्री। पहला तो चलो सेम है, असिमेट्री है, बट आगे के 2 मैंने क्या लिखा है? एक मैंने लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक और एक मैंने लिखा है जाइगोमॉर्फिक। ये क्या लिख दिया मैंने? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये क्यों लिखा मैंने, क्या लिखा है? चलो इसके बारे में बताता हूं मैं, तुम लोग ध्यान से सुनना। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। और अगर मैं जाइगोमॉर्फिक की बात करूं तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री। तो ये चीज तुम लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी लोग ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे कि प्लांट्स में जब अपन सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तब मैं यहाँ पे ये शब्द यूज नहीं कर सकता, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। प्लांट्स में जब अपन सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तब यहाँ पे जो शब्द यूज किए जाते हैं वो शब्द होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री। और असिमेट्री मतलब तो समझता है कि इसको कोई भी प्लेन से कट कर लो, कोई भी प्लेन से इसको कट करो, ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। चलो तो अपन एक एक करके तीनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री की। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर इसको अपन बोल सकते हैं रेडियल सिमेट्री। चलो तो इसके बारे में तुम लोगों को समझाता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। रेडियल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें कोई भी फ्लावर को तुम किसी भी प्लेन से कट करो वो इक्वल हाफ में मिलेगा, उसके 2 इक्वल हाफ मिलेंगे तुम लोगों को। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं व्हेन अ फ्लावर can be divided into equal radial halves in any radial plane passing through the center, चलो इसका मतलब तुम लोगों को समझाता हूँ। रेडियल सिमेट्री बोलते हैं या फिर एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये है कि जब अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपन कोई भी प्लेन से कट करे, बट वो प्लेन कैसा होना? सेंटर से पास होने को होना। जैसे ये सर्कल है, अगर मैं इसको मान लो ऐसा कट कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको सिमेट्री बोलूंगा? इसको सिमेट्री नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये लाइन जो मैंने बनाया है ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। बट अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूं तो बोलो क्या इसको सिमेट्री में मानूंगा इसको मैं 100% मैं इसको सिमेट्री में कंक्लूड या फिर इंक्लूड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। तो ये चीज तुम लोगों को क्लियर रखना है कि जब भी अपन बात करेंगे रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? तो अगर अपन फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करे, बट वो प्लेन कैसा होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। अगर अपन फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करे और वो प्लेन सेंटर से पास हो रहा हो तो वहां पे अपने को क्या मिलेंगे? 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। और इस टाइप की सिमेट्री को एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी बोला जाता है। चलो इसके एग्जांपल की बात करूं मैं तो इसका जो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है मस्टर्ड इसका एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल है धतूरा इसका एग्जांपल है। और इसका एक और एग्जांपल है चिली। तो अगर मस्टर्ड के फ्लावर की सिमेट्री देखो, धतूरा के फ्लावर की सिमेट्री देखो या फिर मिर्ची के फ्लावर की सिमेट्री देखो, इन सब में तुम लोगों को एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मिलेगी या फिर तुम लोगों को रेडियल सिमेट्री मिलेगी। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहली सिमेट्री पढ़ ली जिसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। चलो अपन सेकंड टाइप की सिमेट्री पढ़ेंगे। अब जो सेकंड टाइप की सिमेट्री है, इस सिमेट्री को बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। चलो देखते हैं जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है।
चलो तो अगर मैं बात करूं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की, इसको बायलैटरल सिमेट्री बोला जाता है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अपन फ्लावर को सिर्फ एक हाफ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेन से अपन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब, इसका एग्जांपल देखो, एक्टिनोमॉर्फिक का एक एग्जांपल अपन सर्कल बोल सकते हैं। इसको अपन इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, या फिर इस प्लेन से काटो, कोई भी प्लेन से इसको कट करो, ये क्या होगा, दो इक्वल हाफ में मेरे को मिलेगा। अगर जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल की बात करूं मैं, तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है ये। इसको सिर्फ और सिर्फ अपन वर्टिकल प्लेन, मतलब सीधे वाले प्लेन से अगर अपन काटेंगे तो इक्वल हाफ में मिलेगा। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटूंगा तो मेरे को इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। तो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर अपन किसी भी फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक या फिर बायलैटरल, तो अगर अपन किसी भी फ्लावर को एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे, तब इस टाइप की सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोला जाता है, या फिर इसको बायलैटरल सिमेट्री बोला जाता है। चलो तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, when a flower can be divided into two similar half in one particular vertical plane, अगर मैं किसी फ्लावर को एक प्लेन से, एक वर्टिकल प्लेन से अगर कट करता हूं और उसके दो इक्वल हाफ हो जाते हैं, तब इस टाइप की सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोला जाता है, या फिर बायलैटरल सिमेट्री बोला जाता है। चलो इसके एग्जांपल की बात करें अपन, तो इसका जो एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल है पी, मटर इसका एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है गुलमोहर इसका एग्जांपल है। बीन इसका एग्जांपल है, और इसका एग्जांपल है कैसिया। चलो तो ये हो गया अपना सेकेंड टाइप। अब अपन थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। अपना जो थर्ड टाइप था, इसको असिमेट्रिक बोलते हैं, असिमेट्रिक, या फिर इसको इर्रेगुलर बोल सकते हैं, असिमेट्रिक। या फिर इसको बोल सकते हैं अपन इर्रेगुलर। चलो ये असिमेट्रिक इर्रेगुलर क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है, सबसे इजीएस्ट है कि कोई भी ऐसा फ्लावर जिसको अपन दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास ऐसा फ्लावर है, ऐसा फ्लावर है मेरे पास, तो बोलो क्या इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं अगर इसको ऐसा काटूं तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, ऐसा काटूं तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, कोई भी प्लेन से इसको कट करूं तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मैं उसको कोई भी प्लेन से अगर कट करूं और वो उसके इक्वल हाफ ना मिले, तब इस कंडीशन को बोला जाता है असिमेट्रिक या फिर इर्रेगुलर। चलो तो अपन इसके बारे में देखेंगे। अपन क्या लिख सकते हैं, it cannot, या फिर when a flower cannot be divided into similar halves, by any vertical plane, passing through the center। चलो तो अपना यहाँ पे अपन ने थर्ड टाइप देख लिया है। क्या देखा अपन ने, असिमेट्री के बारे में देखा या इर्रेगुलर सिमेट्री के बारे में देखा है। इसमें क्या होगा, तो इसमें तुम लोग कोई भी फ्लावर ले लो, अगर उसको इक्वल हाफ से कट कर रहे हो और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, तब उसको अपन बोलेंगे असिमेट्री या इर्रेगुलर सिमेट्री। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल है कैना, इसका एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल का नाम है कैना। तो चलो यहाँ पे अपन ने सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया है। बोलो क्या तुम लोगों को सिमेट्री वाला टॉपिक क्लियर है? और ये तीन टाइप की सिमेट्री समझ जानी चाहिए। क्या क्या है तीन टाइप की सिमेट्री, एक है असिमेट्री, एक है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एंड एक है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो बोलो क्या तुम लोगों को ये टॉपिक क्लियर है सिमेट्री वाला? बोलो सभी लोग बोलो, क्या तुम लोगों को ये टॉपिक क्लियर है? ये अपन ने जो सिमेट्री वाला टॉपिक पढ़ा है, क्या ये टॉपिक क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। तो अब अपन इसको मिटाते हैं और आगे के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो आगे का टॉपिक क्या है मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
चलो तो अब मैं फ्लावर के बारे में बताता हूँ तुम लोगों को। फ्लावर जो होते हैं ये कुछ टाइप के फ्लावर होते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर। अब ये ट्राइमेरस फ्लावर क्या है, टेट्रामेरस फ्लावर क्या है, पेंटामेरस फ्लावर क्या है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लावर की, तो फ्लावर तीन टाइप के देखे जाते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है ट्राइमेरस फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर, फिर एक होता है टेट्रामेरस फ्लावर, और एक होता है पेंटामेरस फ्लावर। अब ये ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर क्या है, चलो इसके बारे में बताता हूं मैं तुम लोगों को। तो पता है क्या होता है, अगर किसी फ्लावर में 3 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट हो, अगर किसी फ्लावर में 3 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट हो, 3 फ्लोरल एपेंडेजेस। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये 3 फ्लोरल एपेंडेजेस मतलब क्या होता है, इसके बारे में क्या समझ रहे हैं अपने को, तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एपेंडेजेस का मतलब होता है कि यहाँ पे तीन सेपल्स प्रेजेंट होंगे, 3 पेटल प्रेजेंट होंगे, 3 एंड्रोशियम प्रेजेंट होंगे और 3 गायनोशियम प्रेजेंट होंगे। तीन के फॉर्म में अगर चीजें प्रेजेंट है फ्लावर में, तब इस टाइप के फ्लावर को बोला जाता है ट्राइमेरस फ्लावर। व्हाट इज ट्राइमेरस फ्लावर? तो ये याद रखना तुम लोग कि ट्राइमेरस फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें 3 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट है। और ये 3 फ्लोरल एपेंडेजेस क्या होता है, तो 3 फ्लोरल एपेंडेजेस का मतलब, फ्लोरल एपेंडेजेस मतलब फ्लावर के पार्ट्स। तो 3 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये 3 सेपल प्रेजेंट रहेंगे, 3 पेटल प्रेजेंट रहेंगे, 3 एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेंगे और 3 गायनोशियम प्रेजेंट रहेंगे। तब इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अगर फ्लावर में, तब मैं इसकी बात, मैं तब बोलूंगा कि मेरे पास जो फ्लावर है ये कैसा फ्लावर है, ट्राइमेरस। देखो ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा लिखा है, टेट्रा का मतलब होता है 4, और पेंटा लिखा है, पेंटा का मतलब होता है 5। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, और उसके आगे लिख दिया मेरस। मेरस का मतलब ये है कि इसमें ट्राइमेरस लिखा है तो 3 फ्लोरल एपेंडेजेस होंगे। 3 फ्लोरल एपेंडेजेस मतलब 3 इसमें सेपल होंगे, 3 पेटल होंगे, 3 एंड्रोशियम होंगे, 3 गायनोशियम होंगे। चलो अगर अब मैं बात करूं टेट्रामेरस फ्लावर की, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि 4 फ्लोरल एपेंडेजेस, 4 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं पेंटामेरस फ्लावर की बात करूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, 5 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, 5 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। तब ये अलग अलग कंडीशन बनती है। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि फ्लावर 3 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन से टाइप के हो सकते हैं? एक हो जाएगा ट्राइमेरस, उसमें 3 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट है, 3 सेपल, 3 पेटल, 3 एंड्रोशियम, 3 गायनोशियम। टेट्रामेरस 4 फ्लोरल एपेंडेजेस और पेंटामेरस 5 फ्लोरल एपेंडेजेस। तो बोलो क्या ये टॉपिक क्लियर है? क्या ये टॉपिक क्लियर है? बोलो फटाफट बोलो। क्या टॉपिक तुम सभी लोगों को क्लियर है? बोलो। चलो तो इसके बारे में एक और बार बता देता हूँ, 2 मिनट ध्यान से सुन लो। देखो इसके बारे में समझा देता हूँ, ध्यान से सुना। मैंने बताया कि फ्लावर जो होते हैं अपन उनको बोल सकते हैं कि फ्लावर 3 अलग अलग टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। कौन से 3 अलग अलग टाइप, तो इनका नाम भी दे दिया, ट्राइमेरस, ट्राइमेरस लिखा है, ठीक है। फिर एक लिखा है टेट्रामेरस और एक लिखा है पेंटामेरस। तो यहाँ पे शब्दों के सामने देखो क्या लिखा है, एक के नाम सामने लिखा है ट्राई, एक के सामने लिखा है टेट्रा और एक के सामने लिखा है पेंटा। इनसे क्या समझ में आता है? तो इससे समझ में आता है ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पेंटा का मतलब होता है 5। तो ये नंबर क्लियर निकल के आ रहे। ट्राई लिखा है तो 3, टेट्रा लिखा है मतलब 4, पेंटा लिखा है मतलब 5। तो ये 3 4 5 क्या है? तो ये 3 4 5 है 3 4 5 फ्लोरल एपेंडेजेस, फ्लोरल एपेंडेजेस। इसका मतलब ये कि फ्लावर में अगर 3 सेपल प्रेजेंट हो, 3 पेटल प्रेजेंट हो, 3 एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या फिर 3 गायनोशियम प्रेजेंट हो, तब इस कंडीशन में जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर को ट्राइमेरस फ्लावर बोला जाता है। अगर 4 फ्लोरल एपेंडेजेस हैं तो अपन इसको बोलेंगे टेट्रामेरस, और 5 फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट है तब इसको अपन बोलेंगे पेंटामेरस। समझा गया? चलो तो अपन ने फ्लावर्स के 3 डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, इसके आगे के पॉइंट को अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान दो। एग्जाम्पल्स लिखा नहीं, मैं कल दे दूंगा, कल इसके एग्जाम्पल्स बता दूंगा। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस के एग्जाम्पल कल बता दूंगा। इसके लिख के नहीं रखे हैं, कल इसके एग्जाम्पल्स बता दूंगा। तो कल अपन देखेंगे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस के एग्जाम्पल, ठीक है, कल बता दूंगा। अब अपन इसके आगे के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग।
अब तुम लोगों को मैं पहले एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने तुम लोगों को लीफ पढ़ाया था, याद है तुम सभी लोगों को? तो लीफ में मैंने बताया था कि लीफ में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अब मैं तुम लोगों को 2 पर्टिकुलर चीज के बारे में डिफरेंशिएट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे देखना, मैं एक तरफ लिखूंगा लीफ, एक तरफ लिख दिया मैंने लीफ, और एक तरफ लिख दिया मैंने फ्लावर। तुम लोग बोल रहे हैं यार लीफ तो एक अलग चीज है, फ्लावर एक अलग चीज है, क्यों मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? यहाँ पे कुछ रीजन है इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का। अब मैं बताता हूँ डिफरेंशिएट करने का क्या रीजन है। देखो, तो लीफ में मैंने बताया था कि ये स्टेम होती है, ये इस तरीके का लीफ का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको अपन बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे स्टेम, या फिर इसको अपन बोल देंगे ब्रांच। इसको बोल देंगे स्टेम या फिर ब्रांच। ये वाला जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको अपन बोलेंगे लैमिना, या फिर इसको अपन बोल देंगे लीफ ब्लेड। इसको लैमिना बोल सकते हैं या फिर इसको लीफ ब्लेड बोल सकते हैं। ये जो डंडी लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है इसको पेटियोल बोला जाता है, पेटियोल बोला जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती प्रेजेंट रहती है, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको स्टिप्यूल बोला जाता है। और ये जो जगह होता है, जिस जगह से स्टेम या ब्रांच से अटैच होते हैं, इस जगह को बोला जाता है लीफ बेस। इस जगह को क्या बोला जाता है? लीफ बेस बोला जाता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? तो इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। मैं ये लिख दूंगा कि ये वेन है, वेन को तुम लोग मिडरिप भी बोल सकते हो। और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? तो ये प्रेजेंट है इसमें वेनलेट्स। तो इस तरीके का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, किसका? लीफ का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैंने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया। क्या क्या चीजें मैंने बनाई है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सिमिलर स्ट्रक्चर तुम लोगों को फ्लावर में भी दिखेगी। अब देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक डंडी बनाया। लीफ, तुम पत्ती को देखना, पत्ती डंडी से अटैच रहती है। तो ये जो डंडी या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको पेटियोल बोला जाता है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती बनाया, इस छोटी सी पत्ती को स्टिप्यूल बोला है। फिर ये जिस जगह पे पत्ती अटैच है उस जगह को लीफ बेस बोला है। फिर ये स्टेम या फिर ब्रांच है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है लैमिना या फिर लीफ ब्लेड बोल सकते हो, और इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया लीफ का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिलेगा तुम लोगों को कि ये मान लो स्टेम या ब्रांच है, और ये तुम लोगों का फ्लावर बना रहा हूं मैं इधर। चलो, तो ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। अपन लेबलिंग करते हैं, एक एक करके लेबलिंग करते हैं। तो ये हो गया पेटल, ये हो गया अपना सेपल। ये वाले पार्ट को अपन क्या बोल सकते हैं? इस पार्ट को अपन बोल सकते हैं स्टेमन, और इस वाले पार्ट को अपन बोलेंगे पिस्टिल। इसको अपन पिस्टिल बोलेंगे। चलो, तो ये हो गया इसके कुछ पार्ट। फिर इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस, या फिर इस पार्ट को तुम लोग बोल सकते हो रिसेप्टेकल। अब ये जो डंडी तुम लोगों को दिख रही है, इस डंडी को बोला जाता है पेडिसेल। तो अब तुम लोगों को एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो, लीफ में ये जो डंडी पाई जाती है, लीफ की ये जो डंडी होती है, इस डंडी को क्या बोला जाता है? पेटियोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस डंडी को पेटियोल कहा जाता है। तो लीफ में जो डंडी या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेटियोल बोलते हैं। बट फ्लावर में जो डंडी या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पेडिसेल। तो ये शब्द तुम लोग याद रखोगे। कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कई बार पेपर में मैंने देखा है, पिछले 2 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे क्या कर देते हैं? पेडिसेल को इधर लिख देते हैं, पेटियोल को उधर लिख देते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। पी से नाम आ रहा है तो बच्चों को लगा कि फ्लावर में पेटियोल होगा और लीफ में पेडिसेल होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लावर में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेडिसेल बोला जाता है, और लीफ में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेटियोल बोला जाता है। चलो, तो ये हो गया अपना फ्लावर और लीफ के बारे में। अब इसके बारे में एक और चीज बताता हूं। देखो, तो यहाँ पे लीफ में एक छोटी सी रिड्यूस एक पत्ती दिख रही है, छोटी सी पत्ती दिख रही है। इस छोटी सी पत्ती को स्टिप्यूल बोला जाता है। उसी तरीके से फ्लावर में भी यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती पाई जाती है। फ्लावर में इस जगह पे भी एक छोटी सी रिड्यूस लीफ या फिर छोटी सी पत्ती पाई जाती है, और इसको यहाँ पे बोला जाता है ब्रैक्ट। क्या बोला जाता है? इसको ब्रैक्ट कहा जाता है इसको। तो ये चीज तुम लोग याद रख लोगे। और ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेम, या फिर इसको अपन बोलेंगे ब्रांच। तो ये हो गया तुम्हारा एक पर्टिकुलर चीज। देखो, लीफ में जो रिड्यूस लीफ होती है इसको स्टिप्यूल बोला जाता है, फ्लावर में जो रिड्यूस लीफ होती है इसको ब्रैक्ट बोला जाता है, और फिर लीफ में जो डंडी होती है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेटियोल बोलते हैं, और फ्लावर में जो डंडी होती है फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेडिसेल बोला जाता है। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना है या फिर समझ के रखना है
क्योंकि बच्चे लोग इसी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है, अब इसके बारे में लिखेंगे अपन। मैं इसको मिटा देता हूँ और लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। चलो, तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ब्रैक्ट मतलब क्या होता है। यहाँ पे ब्रैक्ट मतलब समझा देता हूँ तुम लोग। तो ब्रैक्ट का मतलब होता है कि रिड्यूस लीफ इज फाउंड, रिड्यूस लीफ इज फाउंड at the base of pedicel, at the base of pedicel। और एक और चीज तुम लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे पता है फ्लावर के दो टाइप्स हो जाएंगे। फ्लावर्स जो हो जाएंगे वो अब दो टाइप के हो जाएंगे। कैसे कैसे दो टाइप के, तो मैं दो टाइप बताता हूँ। एक फ्लावर जिसको अपन ब्रैक्टेड बोलेंगे, ब्रैक्टेड, और एक फ्लावर जिसको अपन ई ब्रैक्टेड बोलेंगे। अब तुम लोग सोचोगे यार कि फ्लावर के मैंने दो टाइप क्या क्या बता दिए। पहले तो एक चीज सुन लो सभी लोग, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट क्या है, तो ब्रैक्ट का मतलब है और रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल। तो फ्लावर में वो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पेडिसेल बोला जाता है। इसके बेस पे जो छोटी सी पत्ती पाई जाती है इसको बोला जाता है ब्रैक्ट। अब फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर दो टाइप के देखे जा सकते हैं। कौन से दो टाइप के देखे जा सकते हैं, तो फ्लावर्स के जो दो टाइप होते हैं, एक होता है ब्रैक्टेड और एक होता है ई ब्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, ब्रैक्टेड में मैं लिख दूंगा ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। और ई ब्रैक्टेड में मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैक्ट इज एब्सेंट, इसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा। तो फ्लावर्स के दो टाइप होते हैं। क्या क्या दो टाइप है, तो एक टाइप है जिसको अपन बोलेंगे ब्रैक्टेड, ब्रैक्टेड में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। और एक टाइप है जिसको अपन बोलेंगे ई ब्रैक्टेड, जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे अपना पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में अपन ने बहुत सारे टॉपिक आज पढ़े। क्या क्या टॉपिक पढ़े, तो अपन ने फ्लावर के कुछ नए नाम पढ़े, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे पर्टिकुलरली देखा, यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि फ्लावर में एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्रैक्ट। और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इसको ब्रैक्टेड बोलते हैं, और अगर फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है तो इसको ई ब्रैक्टेड बोलते हैं। तो चलो, तुम्हारी क्लास